अच्छा जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पढ़े रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियोज, जिसमें टर्नओवर इंडेक्स एंड शार्प रेशियो, और फिर हमने एक क्वेश्चन किया एफआर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। अब देयर इज अ नियरली सिमिलर क्वेश्चन जो कि दिसंबर 2019 के पेपर में है, क्वेश्चन नंबर 5। हम इसे रीड करते हैं और इसे डिस्कस करते हैं, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे, आप वीडियो पॉज करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, फिर हम मिलके इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे आप सजेस्टेड सॉल्यूशन को, फिर अपने सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, विंटर 2019, दिसंबर 2019 के अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन है। तेजगाम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। अच्छा जी, अब मैं रीड कर रहा हूं इसे। तेजगाम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड हैज रिसेंटली डिस्पोज्ड ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन सुकूक्स फॉर ₹500 million. Considering the recent sharp decline in the equity market, TIL believes that it is a good time to invest the proceeds of Sukuk in an equity-based mutual fund for 1 year. अब तेजगाम को 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी इक्विटी बेस्ड फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड हमें पता है, हम इसकी डिस्कशन कर चुके हैं। While investing in any mutual fund, TIL's management always looks for a fund with a high alpha value. So ऑब्जेक्टिव या उनके जहन में क्या है कि वी हैव टू इन्वेस्ट इन अ फंड जो कि हमें हाईएस्ट अल्फा वैल्यू दे, और अल्फा वैल्यू हमें पता है इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द CAPM बेस्ड रिक्वायर्ड रिटर्न, यानी कितना एक्सेस रिटर्न हमें रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा जो फंड देगा हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो अ वाइज अप्रोच गिवन यू आर इन्वेस्टिंग फॉर शॉर्ट टर्म in the hope of getting a higher return on investments. TIL's management always looks for a fund with a high alpha value in hope of getting a high return on investment. TIL's investment management has identified 3 equity-based mutual funds for investment. Details of these funds along with their estimated NAV, net asset values on expected date of investment, जो कि आपकी है 1 जनवरी 2020 एंड 31 दिसंबर 2020, जिस वक्त आप जाके इसे डिस्पोज करेंगे, क्योंकि 1 साल की आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आपको एक्सपेक्टेड नेव्स बोथ ऑन 1 जन एंड 31 दिसंबर गिवन है, और ये डेटा गिवन है। म्यूचुअल फंड ABC, इनकी बेंचमार्क इंडेक्सेस मौजूद हैं। KMI हमें पता है, मीज़ान इस्लामिक 30 इंडेक्स, KSE 100 इंडेक्स, KSE 100 इंडेक्स, B म्यूचुअल फंड, C म्यूचुअल फंड, उनकी बेंचमार्क जो है ना मार्केट्स ये हैं। एस्टिमेटेड नेट एसेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को इनकी मौजूद है। लोड्स बताए गए हैं हमें, फ्रंट एंड लोड एंड बैक एंड लोड, और हमें पता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड लोड्स क्यों होते हैं इक्विटी फंड्स के अंदर, ताकि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है या वो इन्वेस्टमेंट अपनी रिडीम कर रहा है, उन दोनों सिनेरियोज में जो कि कंटिन्यूइंग इन्वेस्टर्स हैं फंड के अंदर, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटली। फिर है शार्प रेशो, और नेचुरली फिर जो आप कमीशंस भी उसी से पे ऑफ करते हैं, इन लोड्स के थ्रू ही आप कमीशंस भी अपने सेल्स एजेंट्स वगैरह की पे करते हैं। देन कम्स शार्प रेशो और कोरिलेशन विथ बेंचमार्क इंडेक्स। अब टन शार्प रेशो आ गया यहाँ, इसकी क्या यूटिलिटी हम देखेंगे, और हमने पहले भी FR कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वाले क्वेश्चन में भी इसे देखा है। कोरिलेशन विद बेंचमार्क इंडेक्स, ये कोरिलेशनशिप कोएफिशिएंट है ऑफ द म्यूचुअल फंड विद द रेलेवेंट मार्केट, तो कोरिलेशन AM यूं कह लें आप। डिटेल्स ऑफ रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बेंचमार्क इंडेक्सेस आर एज फॉलोज, यानी सिग्मा M और RM गिवन है। जिस फंड जो फंड लिंक है KMI 30 से, उसके लिए सिग्मा M एंड RM 30% और 15.11% है, और बाकी B और C के लिए जो है वो रिटर्न RM है 26.35 और सिग्मा M है 17.47%। ये रेलेवेंट हमें डेटा गिवन है मार्केट्स का। द यील्ड ऑन 1 ईयर ट्रेजरी बिल इज 10%, दैट्स योर RF। रिक्वायरमेंट क्या है, यूजिंग अल्फा वैल्यू, जो कि फंड अपना
कंपनी जो है तेजगाम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की जो मैनेजमेंट है, जिसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसका क्राइटेरिया ये है उनका कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे बेस्ड ऑन कि जहां उन्हें अल्फा वैल्यू हायर मिले। तो इसीलिए रिक्वायरमेंट में भी यही है कि यूजिंग अल्फा वैल्यू, तीनों फंड्स की हम अल्फा वैल्यू निकालेंगे, यानी अल्फा वैल्यू निकालने के लिए चाहिए एक्सपेक्टेड रिटर्न और CAPM रिटर्न। हम रिकमेंड करेंगे विच म्यूचुअल फंड शुड बी सेलेक्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट, द म्यूचुअल फंड हैविंग द कंपैरेटिवली हाईएस्ट अल्फा वैल्यू, इन तीनों में से उसे हम पिक करेंगे। फिर बाद में पार्ट बी है ब्रीफली डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग द अल्फा वैल्यू फॉर इवैल्यूएटिंग द इन्वेस्टमेंट। ये एक थ्योरेटिकल कंपोनेंट है 3 मार्क्स का, इसमें अल्फा वैल्यू की लिमिटेशंस आपने डिस्कस करनी है। तो अब आपने करना क्या है, तीनों फंड्स के लिए पहले निकालें एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट, और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के बाद फिर क्या करें, फिर निकालें CAPM रिटर्न, और एक्सपेक्टेड और CAPM रिटर्न का जो डिफरेंस है वही तो है जिसे हम कहते हैं अल्फा वैल्यू। तो अब आप इसे खुद अटेम्प्ट करें। अब आप करें जो है वीडियो को पॉज और आप इसे खुद अटेम्प्ट करें। जब आप अटेम्प्ट कर लें तो फिर आप इसे ऑन करें एंड देन यू विल सी द सजेस्टेड सॉल्यूशन। अच्छा जी, तो अब इफ यू हैव ऑलरेडी ट्राइड नाउ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू फर्स्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न, सॉरी, कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द 3 म्यूचुअल फंड्स। एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए हमें बताई गई NAV जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तब, और फिर NAV जब हम रिडीम करेंगे उस वक्त की भी, दोनों की हमें NAV मौजूद है हमारे पास, और उसकी बेसिस पे हम देखेंगे। क्योंकि यहाँ कोई डिविडेंड नहीं है, कोई बोनस नहीं है, तो ये तो आसान ही है, यानी मुझे कितना कैपिटल गेन हुआ अगर मैं इन्वेस्ट करूँ 1 जनवरी को और रिडीम करूँ या डिस्पोज ऑफ करूँ 31 दिसंबर को, तो डिफरेंशियल मुझे कितना गेन हुआ। लेकिन अब इन NAV से हमें पता है हमें परचेज प्राइस और रिडेम्पशन वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें यूजिंग द फ्रंट एंड लोड एंड द बैक एंड लोड। तो तीनों फंड्स के लिए हम पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं। A, B, C हम निकाल लेते हैं इनकी परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस या रिडेम्पशन प्राइस। परचेज प्राइस should be equal to NAV into 1 plus the buying load या front end load, front end load कह देता हूं मैं, या buying load जिसे आप कहते हैं जब आप परचेज करने जा रहे हैं, राइट। तो अब म्यूचुअल फंड A के लिए इट्स 1%, म्यूचुअल फंड B के लिए इट्स 2% एंड C के लिए इट्स nil, देयर इज नो फ्रंट एंड लोड। तो अगर हम कैलकुलेशंस करें तो हमारे पास आ जाएंगी 15.92 into 1.01, ऐसे ही है। फिर यहाँ आएगा 77.81 into 1.02, और यहाँ फ्रंट एंड लोड कुछ भी नहीं है, तो एग्जैक्टली जो हमारी प्राइस है NAV वही हमारी परचेज प्राइस बन जाएगी 95.36, राइट। यहाँ बन जाएगी हमारी, हम 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेते हैं जैसे कि क्वेश्चन ने भी राउंड ऑफ किया हुआ है, तो ये हमारे पास बन जाएगी फिगर 15.92 into 1.01 करें, 16.08, right, then you have 79.37. everybody with me? अब assuming हम इन्वेस्ट करते हैं 100 रुपया ले लें या 1000 रुपीज ले लें, तो पता चल जाएगा कितने यूनिट्स आपने परचेज करेंगे अगर आप 1000 रुपए
आप पूरे 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एक अमाउंट लेंगे कि भाई 1000 रुपया अगर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, तो उससे कैलकुलेशन आसान यूँ हो जाती है कि फिगर्स छोटी हो जाएंगी। और अगर आप ये ना भी करें, सिर्फ इस परचेज और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस को भी देख लें तो भी कर सकते हैं, लेकिन यूनिट्स परचेज करके उससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है कैलकुलेशन को समझने और समझाने में। तो लेट्स अज्यूम करें हम ₹1000 इन्वेस्ट करते हैं सब में, इन ईच, तीनों को कंपेयर कर रहे हैं ना। तो अगर 1000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो विद दिस परचेज प्राइस हमें यूनिट्स परचेज्ड कितने होंगे विद ₹1000, ये हम निकाल लेते हैं। आप करें 1000 डिवाइड बाय 16.08, दिस बिकम्स 62.19। ये यूनिट्स हम परचेज करेंगे। यहाँ क्या बन जाएंगे, ऐसे ही 1000 डिवाइडेड बाय 79.37, दिस बिकम्स 12.6। ये यूनिट्स परचेज करेंगे। और 1000 डिवाइड बाय 95.36, दिस बिकम्स 10.49। अब ये यूनिट्स जो हमने परचेज किए, इन्हें हम डिस्पोज करेंगे कब, 31 दिसंबर को। ये हमने परचेज किए 1 जनवरी को, और अब हमें चाहिए सेलिंग प्राइस ऑन 31 दिसंबर, सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब सेलिंग प्राइस जब आप निकालते हैं तो दोनों कन्वेंशंस ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालते हुए आप बैक एंड लोड माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस आप यूं भी निकाल सकते हैं कि जो आपकी नैव है इसमें से 1 माइनस कर दें बैक एंड लोड या सेलिंग लोड, राइट। इसमें से आप माइनस कर दें, बैक एंड लोड कहें या जो है सेलिंग लोड कहें आप, वो आप माइनस कर दें, राइट। तो जैसे अगर आपकी नैव है 31 दिसंबर को ए की 21.55, तो आप इसका सेलिंग लोड है 2%, तो आप इसे into 0.98 कर दें। दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। और आप कैलकुलेट करें क्या फिगर बन गई। तो दिस इज 21.55 into 0.98, दिस बिकम्स 21.12, राइट। एक तरीका ये है कि आप ऐसे करें 21.12 पे पहुंच गए आप। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, आप इसी सेलिंग प्राइस को ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप नैव को डिवाइड कर दें विथ 1 प्लस द बैक एंड लोड। कि जी अच्छा, मेरी नैव है 21.55 और मैं डिवाइड कर दूं इसे 1.02, दिस इज लाइक मार्कअप एंड मार्जिन की जो कैलकुलेशन होती थी। ये दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। तो अगर आप करें 21.55 डिवाइड बाय 1.02, तो ये भी आप तकरीबन इसी पे पहुंचेंगे। ये बन जाएगी 21.13 रादर देन 12। तो कोई बहुत मटेरियल फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि ये सेलिंग लोड 1%, 2%, बहुत 3%, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो देयर इज़ मार्जिनल डिफरेंस इन द कैलकुलेशन। अगर हम इस कन्वेंशन को ले लें तो भी ठीक है, अगर आप इस कन्वेंशन को यूज़ कर लें तो भी ठीक है, दैट्स ऑल्सो इक्वली ओके। तो अगर हम इसे ले लें जो कि आपकी सॉल्यूशन ने लिया हुआ है इसे, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद दिस, तो हमारे पास ये आ गया, सेलिंग प्राइस आ गई, लेट्स से इसकी 21.55, इसे डिवाइड कर दिया हमने 1.02, तो ये बन गया 21.13। सिमिलरली अब आप आ जाएं बी पे, तो बी की है 100.15 डिवाइडेड बाय 100.15 डिवाइड बाय अगेन 1.02, तो ये फिगर बन गई आपकी 98.19, राइट। और यहाँ है 1.5% का लोड, तो ये बन जाएगा 123.31 डिवाइड बाय 1.015, है ना, 1.5% का बैक एंड लोड। तो 123.31 डिवाइड बाय 1.015, दिस बिकम्स 121
0.49. Is everybody with me? अब आपकी ये सेलिंग प्राइसेस आ गई। अब आप सेलिंग प्राइसेस को इससे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस कहें, रिडेम्पशन प्राइस कहें, एक ही बात है। और हम इसे निकाल रहे हैं विद दिस कन्वेंशन ऑफ NAV डिवाइडेड बाय दी 1 प्लस सेलिंग लोड। तो अब मेरे पास रिडेम्पशन वैल्यू आ जाएगी कितनी? आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस विद दिस, दिस विद दिस एंड दिस विद दिस। तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या फिगर आती है कि एट द एंड ऑफ द ईयर दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ माई इन्वेस्टमेंट। और हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है? हमारी इन्वेस्टमेंट है 1000, राइट? तो अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएं 62.19 इंटू 21.13, दिस बिकम्स 1314.07, राइट? फिर यहाँ आ जाएं 12.6 इंटू 98.19, दिस बिकम्स 1237.19. Then 10.49 units into 121.49, this becomes 1274.43. Everybody with me? $21.13, इसको अब हमने मल्टीप्लाई करते गए और हमारे पास ये फिगर्स आ गई। अब आपने इन्वेस्टमेंट कितने की? हमने इन्वेस्टमेंट की तीनों में 1000, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल आ गया ऑन एन इन्वेस्टमेंट, हमारे पास जो गेन आ गया, कहें ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000, द गेन बिकम्स 1000 माइनस कर दें 314.07, यहाँ बन गया 237.19, यहाँ बन गया 274.43। ये बन गया हमारा गेन, जिसकी बेसिस पे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि हमारे पास क्या परसेंटेज बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ, इसे डिवाइड करते हैं 1000 से, राइट? गेन इज रिडेम्पशन वैल्यू माइनस आपकी इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000, तो ये आपका गेन आ गया। अब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम निकालें तो परसेंटेज रिटर्न क्या आ गया हमारा? इज गेन डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, राइट? तो 314.07 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 करें तो ये बन जाएगा 31.41%, राइट? ये फिगर बन जाएगी 23.72% और ये बन जाएगा 27.44%। ये फिगर्स आ रही हैं हमारे पास। Is everybody with me? 31.41, 23.72, इसे आप राउंड ऑफ करते जाएं, 23.72 बन गया 27.44%। अच्छा जी, तो अब ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है। दिस इज व्हाट वी कॉल आवर एक्सपेक्टेड रिटर्न। यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब इस एक्सपेक्टेड रिटर्न को क्या करना है हमने? जब तक कि हम इसे CAPM बेस्ड रिक्वायर्ड रिटर्न से कंपेयर ना करें तब तक हम अल्फा वैल्यू पे नहीं पहुंचेंगे। अब हमें चाहिए CAPM बेस्ड रिटर्न, और CAPM बेस्ड रिटर्न के लिए हमें क्या चाहिए? हमें CAPM बेस्ड रिटर्न के लिए चाहिए RA इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। ये मौजूद है? यस। रेलेवेंट जो मार्केट्स हैं जिस फंड की, उनका RM मौजूद है। क्या फाइंड आउट करना है? इफेक्टिवली हमें बीटा फाइंड आउट करना है। हम बीटा पे आए तो हमने कहा अच्छा हमें बीटा चाहिए। बीटा का फॉर्मूला कोरिलेशनशिप AM इंटू सिग्मा A डिवाइड बाय सिग्मा M। क्या ये मौजूद है? हाँ ये मौजूद है। ये जो क्वेश्चन का लास्ट कॉलम है, कोरिलेशन विद द बेंचमार्क इंडेक्स, ये मौजूद है। क्या हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद हैं? नो, ये मौजूद नहीं है। मार्केट की स्टैंडर्ड डेविएशन हर एक की मौजूद है।
तो इफेक्टिवली हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले हमें रेलेवेंट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच म्यूचुअल फंड, हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द म्यूचुअल फंड, तब जाके हम बीटा निकाल सकेंगे, और जब बीटा निकालेंगे तब जाके CAPM रिटर्न निकलेगा। तो हमने कहा उसके लिए ही तो हमें गिवन है शार्प रेशो। शार्प रेशो का फॉर्मूला ही क्या है, शार्प रेशो का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो निकाल चुके हैं हमारे का, माइनस RF डिवाइडेड बाय सिग्मा ए। किसी भी एसेट ए का शार्प रेशियो, उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस RF, ये मौजूद है हमारे पास, ये गिवन है हमें, RF गिवन है, तो क्या हम इससे ये निकाल सकते हैं, यस हम ये निकाल सकते हैं, राइट। तो सिग्मा ए क्या बन जाएगा, सिग्मा ए बन जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस RF डिवाइडेड बाय शार्प रेशियो, राइट। तो अब इसकी बेसिस पे हम निकालें पहले क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें तीनों का शार्प रेशियो पता है, यस। अच्छा जी, तो अब हमारे पास शार्प रेशियो गिवन है तीनों फंड्स का, और वो शार्प रेशियो क्या है, 0.59, 2.51, 1.39। अब हमें फाइंड आउट करनी है पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, ताकि उसके थ्रू फिर हम बीटा पे पहुंचे। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ऑफ ईच म्यूचुअल फंड क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न 31.41 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0.59, ऐसे ही है। अच्छा ये क्या होगा, 23.72 माइनस 10 डिवाइड बाय 2.51, यहाँ क्या होगा 27 एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस RF 10 डिवाइड बाय 1.39। तो अब देखें क्या फिगर्स बनती हैं हमारे पास, 31.41 माइनस 10 यानी 21.41 स्ट्रेट कर दूं मैं, डिवाइड बाय 0.59, दिस बिकम्स 36.29%। अच्छा ये क्या बन गया, 23.72 माइनस 10 यानी 13.72 डिवाइड बाय 2.51, दिस बिकम्स 5.47%। 27.44 माइनस 10 यानी 17.44 स्ट्रेट ले लें, डिवाइड बाय 1.39, दिस बिकम्स 12.55%, 546 यानी 55। देखें सबके पास ये फिगर्स आ रही हैं आपके पास, राइट। अच्छा जी, जब ये स्टैंडर्ड डेविएशन की फिगर्स हमारे पास आ गई, तो उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम बीटा पे पहुंच सकते हैं। नाउ वी कैन फाइंड आउट बीटा, राइट, एंड बीटा वी नो इज कोरिलेशनशिप कोएफिशिएंट। ये सिग्मा ए की फिगर्स आ गई हमारे पास, राइट, ये मौजूद है हमारे पास, कोरिलेशनशिप कोएफिशिएंट एंड सिग्मा एम मौजूद है, तो हम बीटा फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम कोरिलेशनशिप कोएफिशिएंट देखें क्या क्या मौजूद है हमारे पास, A विथ M, B विथ M, C विथ M। तो कोरिलेशनशिप कोएफिशिएंट्स हर एक की मौजूद है हमारे पास, 0.6, 0.94, 0.99 ये मौजूद है। मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन, अब ये ख्याल करना है, A के लिए अलग है और B और C के लिए अलग है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि मार्केट की है वो है 15.11 यहाँ A के लिए, बिकॉज A इज लिंक्ड विद KMI 30 इंडेक्स, तो ये है 15.11, सॉरी हाँ 15.11, और B और C के लिए इट शुड बी 17.47। अब यूजिंग दिस फिगर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि सिग्मा ए बन गई आपकी, राइट, दिस एंड दिस, कैन वी नॉट फाइंड आउट बीटा? तो बीटा निकालें और मुझे बीटा की एग्जैक्ट फिगर बताएं। तीनों के लिए हमारे पास बीटा क्या आ गया, राइट, और बीटा की कैलकुलेशन करें और मुझे बीटा बताएं।
0.6 into 36.29 divided by 15.11, this becomes 1.44, right? 0.94 into 5.47 divided by 17.47, this becomes 0.29. 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर रहे हैं हम हर चीज़ को। और यहाँ आ जाइए 0.99 multiply by 12.55 divided by 17.47, this becomes 0.71। ये आ गए आपके पास तीनों बीटा। अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो यहाँ तक आप अपने पास पहुँचे हैं, कॉपी भी करें। ये नज़र आ रहा है सबको एंड तक, राइट? यहाँ तक पहुँचे तो फिर हम इसकी बेसिस पे निकालते हैं CAPM रिटर्न, और CAPM रिटर्न को फिर जब इस एक्सपेक्टेड रिटर्न से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा वैल्यू आ जाएगी। और अल्फ़ा वैल्यू आ गई तो जिस म्यूचुअल फंड की अल्फ़ा वैल्यू सबसे कंपैरेटिवली ज़्यादा है इन तीनों में, तो हम उसे पिक कर लेंगे, राइट? अब मैं इसे मिटा रहा हूँ इस हिस्से को। अच्छा जी, तो अब आइए A, B, C। तो अब हमारे पास बीटा आ गए तीनों। मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ बीटा 1.44, 0.29, 0.71। RF मौजूद है। RM A और B, C के लिए अलग अलग है। यहाँ है RM 30% और यहाँ 26.35, 26.35। ये ख्याल करना है हमने। यहाँ RM सबके लिए सेम नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिग्मा M सही नहीं सेम नहीं है, क्योंकि बेंचमार्क इंडिसेस फंड्स की अलग अलग हैं। B और C की सेम है और A की डिफरेंट है। अब इसकी बेसिस पे CAPM रिटर्न आ जाएगा हमारे पास। CAPM रिटर्न RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, राइट? ये हमारे पास किसी भी फंड का, यानी ये A, B, C तीनों का अलग अलग बीटा है। RM मौजूद है। RF आपको पता है 10% है। इसकी बेसिस पे ज़रा CAPM रिटर्न निकालिए और मुझे बताएं क्या आ गया। यहाँ जाएगा 20 इंटू 1.44 प्लस 10, तो ये फिगर बन गई 38.8। यहाँ बन जाएगा 26.35 में से 10 माइनस करें तो 16.35 इंटू 0.29 और प्लस 10, दिस बिकम्स 14.74। और यहाँ आ जाए अगर हम तो 16.35 इंटू 0.71 प्लस 10 इज 21.61। अब इन्हें कंपेयर करें हम विथ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमने ऊपर निकाले हुए हैं। कंपेयरिंग दिस विद दिस, राइट? तो हमारे पास अल्फा वैल्यू की फिगर्स आ जाएंगी। अल्फा वैल्यू इज एक्सपेक्टेड रिटर्न RA बार RB बार यूं कहिए माइनस द CAPM रिटर्न तो दोनों का डिफरेंस निकालते जाइए। 31.41 माइनस 38.8। अपेरेंटली इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा है, लेकिन द फैक्ट दैट A हैज सिग्निफिकेंटली हायर सिस्टमैटिक रिस्क एज वेल, which is being shown or which is measured by a beta 1.44, तो उससे रिक्वायरमेंट भी 38.8 है ना? तो खाली एक्सपेक्टेड रिटर्न जिसका ज़्यादा है उसकी बेसिस पे नहीं, बल्कि उसे कंपेयर करेंगे व्हाट इट शुड ऑफर बेस्ड ऑन इट्स सिस्टमैटिक रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम देख रहे हैं कि इसकी अल्फा वैल्यू नेगेटिव है। इट इज नॉट ऑफरिंग अ रिटर्न इक्वल टू व्हाट इट शुड। तो 38.8 से अगर हम कंपेयर करें 31.41 माइनस 38.8, तो ये फिगर बन जाती है -7.4।
-7.39 कहें या 7.4 कहें, राइट, परसेंट नेगेटिव, राइट, नेगेटिव परसेंटेज है, रेड है ये फिगर, यूं कह देता हूं मैं। इस अल्फा वैल्यू इज नेगेटिव। फिर आए हम बाकियों पे, तो 23.72 माइनस 14.74, इसकी फिगर आ जाती है तकरीबन 8.98, यानी तकरीबन 9%। इसकी अल्फा वैल्यू पॉजिटिव 9%। although comparatively this mutual fund is offering a return less, but based on significantly less systematic risk, इसका रिस्क बहुत कम है, सबसे कम है, इसको ऑफर इतना करना चाहिए, it is still offering 23.7, तो it is a comparatively higher alpha value। बल्कि अगर हम उससे भी कंपेयर करें तो हमें पता चले कि क्या यही हाईएस्ट है 21.61। इसकी भी अल्फा वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव 5.8, बट ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस बी इज ऑफरिंग हाईएस्ट अल्फा वैल्यू, तो हम इसे पिक करेंगे और हम कहेंगे कि जी तेजगाम इन्वेस्टमेंट जो कि अल्फा वैल्यू की बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, तो उसे चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड बी में इन्वेस्टमेंट करे। इज दैट राइट? अगर ये बात ठीक हो गई तो यहाँ तक आप पहुँच जाएं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं पार्ट बी को। पार्ट बी सेज इज ब्रीफली डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग द अल्फा वैल्यू फॉर इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट। इट्स अ 3 मार्क्स क्वेश्चन। अगर हम इसको आंसर करें तो उसमें फंडामेंटल पहली चीज़ ये है कि हमने पढ़ा जब हम ये रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियोज पढ़ रहे थे कि अल्फा से बेहतर अल्टरनेट आर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियोज, या टेनोर इंडेक्स या शार्प रेशियो। So if your portfolio is well diversified and you are not concerned about unsystematic component of risk, तो फिर आप टेनोर इंडेक्स ले लेते हैं, अदरवाइज यू टेक शार्प रेशियो, क्योंकि उसमें रिवॉर्ड या प्रीमियम पर यूनिट ऑफ रिस्क मेजर होता है। अनलाइक अल्फा जिसके अंदर एक ग्रॉस प्रीमियम नज़र आ रहा है, वहाँ प्रीमियम पर यूनिट ऑफ रिस्क है। तो हम पहली बात ये कर सकते हैं कि अल्फा का बेहतर अल्टरनेट जो है वो इधर टेनोर इंडेक्स है या शार्प रेशियो है। और अल्फा की लिमिटेशन ये है कि अल्फा इज ओनली सूटेबल when you are not concerned about unsystematic component when the portfolio is well diversified. If it is not well diversified, then it may not be the right benchmark. फिर तीसरी चीज़ ये कि इस अल्फा के लिए आपने CAPM रिटर्न निकाला, और CAPM रिटर्न जब आपने निकाला तो उसके लिए एक मार्केट पोर्टफोलियो का बेंचमार्क लिया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप यहाँ फिर मार्केट पोर्टफोलियो ले रहे हैं तो वो बेंचमार्किंग ठीक हो। क्या आपका रेलेवेंट मार्केट पोर्टफोलियो जो है वो KSE 100 है, KMI है, ऑल स्टॉक्स इंडेक्स है, तो ये राइट बेंचमार्क मार्केट का लेना ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर वो आपने ठीक नहीं लिया ये इसकी एक, तो फिर आप हो सकता है कि यू माइट एंड अप with not so right answer। तो ये कुछ इस अल्फा की अपनी लिमिटेशन है। तो इतनी बातें अगर आप इसके बारे में लिख दें अल्फा के बारे में कि जी अल्फा वैल्यू जो है ना इट्स ओनली सूटेबल व्हेन द पोर्टफोलियो इज वेल डाइवर्सिफाइड, और इसकी दूसरी इफ इट इज़ नॉट वेल डाइवर्सिफाइड देन इट इज़ नॉट सूटेबल। दूसरा ये है कि इवन इन केस ऑफ अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो द बेटर अल्टरनेट टू अल्फा इज टेनोर इंडेक्स बिकॉज दिस इज मेजरिंग ग्रॉस प्रीमियम, और वो हमें प्रीमियम पर यूनिट ऑफ रिस्क की मेजरमेंट बताता है, राइट? अच्छा जी, तो विद दिस आई थिंक वी कैन नाउ मूव ऑन to the next area.